ये हमने जैसा शुरू में मुझे याद है मैंने चर्चा की थी कि धीरे धीरे तमाम दुनिया भर के सैद्धांतिक, दार्शनिक, टेस्टिंग, एवेल्युएशन, टीचिंग, लैंड, कल्चर, ये सब से गुजरते हुए एकदम अब बिल्कुल हम आ गए हैं अपने मुहाने पर कि कल से हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। दिन भर वही चलेगा प्रैक्टिस सेशन। वैसे अगर फेस टू फेस प्रोग्राम होता है तो बहुत आसान होता है, हमारे पास छपा हुआ एक फॉर्मेट है। तो पहले हम सादा कागज पर क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे जो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टाइप, सब टाइप मैडम बता के गई हैं, उसी अनुसार, उसी फॉर्मेट के अनुसार अपना सब्जेक्ट डाल के, अपना कंटेंट डाल के, अपने लेवल के मुताबिक कंटेंट डाल के, और सादा कागज पर जब फिर उसको देख सुन के उसकी थोड़ी सी ये हजामत वगैरह बना के, और फिर उसको एक फाइल कार्ड है जिसमें हम उसको दर्ज करके और सेव करते हैं मैनुअली। उस फाइल कार्ड की भी चर्चा करेंगे अभी। इधर क्या हुआ ये ऑनलाइन प्रोग्राम होने के बाद से कि भाई हमारा आपका तो भेंट घाट है नहीं, अभ्यास कैसे हो? बात करने के लिए तो हो सकता है गूगल मीट हो, जूम के जरिए। तो हमारे साथियों ने, टेक्निकल हमारे सहयोगियों ने बहुत मेहनत करके एक इंटरफेस बनाया जो आपको लिंक भेजेंगे और आप अपने अपने मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर हो, डेस्कटॉप पर हो, घर बैठे उसमें क्वेश्चन बनाएंगे आप, और जैसा उसको इंटर करेंगे तो हमारे डेटाबेस में आ जाएगा। तो वो जो इंटरफेस है वो उसी पुराना जो फेस टू फेस मेथड मोड में जो प्रोग्राम करते थे और जिस कार्ड के आधार पर क्वेश्चन सेव करते थे, उसी कार्ड के ऊपर वो भी आधारित है, इंटरफेस भी। सिर्फ मेथड अलग, इधर हाथ से लिखते थे, उधर आपको टाइप करते जाना है, और बल्कि आसान है। इधर तो हर कुछ लिखना पड़ता था, उधर तो क्या है, ड्रॉप बॉक्स डालेंगे, मैं क्लिक करेंगे तो आके आ जाएगा। जैसे आइटम टाइप, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस। अभी तो लिखना पड़ता था मल्टीपल चॉइस, उसमें तो ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे सभी निकल आएंगे, एक जो आप जिस टाइप पर लिखना है उसको क्लिक करेंगे वो इंटर हो जाएगा। तो ऐसा, तो वो पुराना जो मेथड है उसी का ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, जो अभी शाम 5 बजे 15 मिनट तक वो भी दिखा करके और आपका उसका परिचय कराएंगे। लेकिन एक और चीज कह देता हूं कि आप जरा भी उसमें घबराइए नहीं, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज जैसे मैनुअल में करते थे वो उस पर चर्चा करेंगे, उसी का लगभग मिलता जुलता इलेक्ट्रॉनिक रूप है, उसकी चर्चा करेंगे हमारे साथी। अब कल फिर सब हम लोग रहेंगे और कल फिर कदम कदम पर व्यक्ति व्यक्ति को जो भी कठिनाई होगी उसमें आपका हम मदद करेंगे। और ये देखिए 7वां या 8वां प्रोग्राम है, इससे पहले मराठी तो क्या असमिया और कई भाषाओं का हो चुका है। हम उसके आधार पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि शुरू में 10-15 मिनट आपको दिक्कत होगी, उसके बाद एकदम इतना आसान और यूजर फ्रेंडली है वो, तुरंत आप उसके मर्म को समझ जाएंगे और धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए एकदम से इसमें कोई बहुत बड़ा तोप या रॉकेट साइंस ये नहीं है, एकदम आप आश्वस्त रहिए। तो इस भूमिका के बाद शुरू करते हैं जो पुराने मेथड में फेस टू फेस में जो आइटम फाइल कार्ड था जिसके आधार पर क्वेश्चन बनाते थे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसी का विकसित रूप है ये इलेक्ट्रॉनिक वाला। ये देखिए साहब, यही है आइटम फाइल कार्ड, आईएफसी फॉर्मेट इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। आई से आइटम, एफ से फाइल, सी से कार्ड। और ये एक क्वेश्चन के लिए, जैसे हमने कहा कि पहले वो कागज पर बनाते हैं, सादा कागज पर मान लीजिए 10 सवाल बनाए ऑब्जेक्टिव टाइप के, 10 सब्जेक्टिव, 20 हुआ कुल जमा। उसकी जब मरम्मत वगैरह करके उसमें जो कमी बेसी है उसको पूरा करके तब इसमें उसको भर्ती करते हैं फाइनली। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई जातक है, जन्म लेता है बच्चा,
तो उसकी जो कुंडली बनाई जाती है जस्ट वैसे, जैसे उसमें होता है भाई माँ बाप का नाम, एक गांव का नाम, तिथि क्या है, वार क्या है, उस क्या है, ये सब विवरण एक बच्चे या बच्ची के लिए जो भरते हैं, वही समझिए क्वेश्चन आइटम हमारा बच्चा है। और एक क्वेश्चन आइटम को सेव करने के लिए फाइल में इतने इंफॉर्मेशन उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ताकि उसकी हर जानकारी हमारे सामने रहे, ताकि उस जरूरत के मुताबिक वो क्वेश्चन हम चुन सकें। जब कोई टेस्ट हमको अरेंज करना हो, जब कोई प्रश्न पत्र तैयार करना हो, तो इन सारी जानकारियां एक एक सवाल के बारे में हमारे सामने है और उसी ढंग से वो फाइल में रखा जाता है, ताकि उसी जरूरत के अनुसार वो चीज हमारे सामने आए। जैसे आप देखिए, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, मतलब आइटम राइटर का नाम, कौन लिख रहा है उस सवाल को। एरिया, लैंग्वेज का है कि लिटरेचर का है, तो लैंग्वेज का जरूरत है तो वही फाइल खोलेंगे, लिटरेचर की जरूरत है तो वही निकालेंगे। ये देखिए मेजर माइनर कंपोनेंट, मेजर माइनर कंपोनेंट से मतलब है कि अगर साहित्य का है तो साहित्य में किस चीज का है, कहानी से संबंधित है कि मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं आपको, कविता से संबंधित है। और हमारे पास एक किताब है जिसमें लैंग्वेज और लिटरेचर का इसी तरह से वर्गीकरण करके और उसके जितने भी घटक अवयव हो सकते हैं, ठीक है, उन सबको उसमें दर्ज किया हुआ है और उस सबको एक एक नंबर दिया हुआ है। उसी का नाम GFR कोड है। वो आमने सामने मिलते हम अच्छी तरह से उसको कर सकते थे, लेकिन मोटे तौर पर यही समझिए कि किस विषय पर वो क्वेश्चन आधारित है। लैंग्वेज का है तो लिटरेचर का है, लैंग्वेज का है तो किस चीज का, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, अर्थ विचार, वाक्य विचार। शब्द विचार में है तो संज्ञा पर है कि विशेषण पर है कि क्रिया पर है कि क्रिया विशेषण पर है। यही चीज उस पोथी में है और उसका एक एक नंबर हर को दिया गया, उसी को GFR कोड बोलते हैं। वो आपके वो जो इसी का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है। आप जैसे ही उसका ड्रॉप बॉक्स खोलेंगे, लैंग्वेज लिटरेचर, लैंग्वेज का खोलेंगे तो तमाम चीजें निकलेंगी, लिटरेचर का खोलेंगे तो तमाम चीजें निकलेंगी, और आप देखते ही पहचान जाएंगे कि भाई हम किससे सवाल बना रहे हैं। तो वो चीज हाथ से भरते थे, वही वो ऑटोमेटिक मशीन भर देगा, आप क्लिक करेंगे तो भर देगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है कि ये सवाल को प्रश्न में परीक्षा या प्रश्न पत्र में डालने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल का मतलब ये है कि इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी विद्यार्थियों के ऊपर लागू करने के लिए कोई विशेष मशीन की, जैसे अभी देखिए कि अगर स्पीकिंग टेस्ट, आप स्किल की बात हुई, लिंग्विस्टिक स्किल की, स्पीकिंग टेस्ट करेंगे किसी का, तो लिसनिंग टेस्ट करेंगे किसी का, तो कोई रिकॉर्ड की हुई चीज बजाएंगे और वो ठीक ठीक सुन रहा है, फिर उसको लिखने के लिए कहेंगे तभी तो मालूम होगा कि ठीक ठीक सुन रहा है। तो स्पीकिंग टेस्ट का कोई क्वेश्चन हो तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए तो कोई रिकॉर्ड प्लेयर की या CD प्लेयर की या कोई ऐसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई ऐसी चीज है उस सवाल के साथ तो उसको यहां देना है। अगर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में, अगर नहीं सिंपल जो है जो चलता है कलम पेंसिल से जवाब लिखने वाला सवाल, तो इसमें कुछ नहीं भरना, कुछ कट करना। इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, ये सवाल का ही भाग है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप देते हैं ना कि सही विकल्प पर 9 का निशान लगाओ, ठीक है, या हर प्रश्न के बाद जो है वृत्त दिए गए हैं उनको काला कीजिए, यानी किस तरह से आंसर देना। सब्जेक्टिव टाइप अगर है तो आप लिखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 10 शब्द 100 शब्दों में दें, प्रकाश डालें, किसी भी समस्या को देते हैं उस पर कहते हैं प्रकाश डालें। आपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक कविता चुनकर उसका भावार्थ लिखिए। यही है इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी। छात्र को जो निर्देश हम देते हैं उस प्रश्न का वो अनिवार्य अंग होता है।
आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद ये 3 नंबर में आया मुख्य प्रश्न जो हो, जैसा मैडम बता रही थी कि फलाने ईस्वी में गुजराती भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला, या फलाने लेखक या कवि को गुजराती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनकी रचना का क्या नाम है, उस रचना का क्या नाम है। ठीक, और विकल्प आपने दे दिया ABCD, और कोई D या B या C सही उत्तर है, वो भी प्रश्नकर्ता को यहां लिखना जरूरी है, तभी ये प्रश्न पूरा माना जाएगा। प्रश्न आप कर रहे हैं तो उत्तर आप ही जानते होंगे, उत्तर भी यहां लिखना है, ताकि मार्किंग स्कीम में वो उत्तर डाला जाए अगर इस प्रश्न का इस के लिए किया जाए। जैसा मैडम ने बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं सब्जेक्टिव टाइप है, तो ये क्यू का मतलब है, हिंदी में इसको संकेत बोलते हैं। की तो कुंजी हो गई, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में साफ साफ बताना है हमको कि बी उत्तर सही है कि सी है कि डी है कि ए है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो मैडम बता रही थी, मैं सुन रहा था, उसमें संकेत देंगे। संकेत में वो कह रही थी, और मैं ये बात सही है, कि जैसे छोटा है सरल प्रश्न है जिसका उत्तर ही होता है एक सेंटेंस का या एक शब्द का, तो वहां तो उत्तर ही दे देना चाहिए। बड़ा प्रश्न है सब्जेक्टिव टाइप में, ऐसे टाइप का है, तो उन बिंदुओं को लिखेंगे जिनके आधार पर आपको ही खुद अगर उस सवाल का जवाब देना हो तो आप क्या क्या पॉइंट्स टच करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स का संकेत देना चाहिए प्रश्न लेखक को, ताकि एग्जामिनर जो होगा वो उसी आधार पर मार्किंग कर सके। तो की और क्यू का यही मामला हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो साफ बताना है ABCD में से सही उत्तर कौन है। सब्जेक्टिव टाइप में संकेत देना है कि इस सवाल का इस तरह से जवाब आना चाहिए, तो उसको पूर्ण अंक मिल सकते हैं, जिसके आधार पर कि जैसे आप देखिए, किसी ने कहा हम के भाई गुजराती साहित्य के आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अच्छा देखिए क्या है, एक मसला है कि हम एज एन इंडिविजुअल, हम सब, आप, मैं सब, बहुतों की बायोडेटा देख रहा था, MPhil PhD बहुत लोग हैं, MA कम से कम स्नातक तो है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो एक लेवल हमारा ये है, और दूसरा पढ़ाते हैं हम जिस कक्षा को, एक वो लेवल है। तो आप प्रश्न किस लेवल का बनाएंगे? तो अच्छा हो कि हम अपने ऊंचे स्तर से नीचे उतरकर जिस कक्षा को पढ़ाते हैं उस लेवल पर जाकर हम सवाल बनाएं, तो वो सवाल उपयोगी ज्यादा होगा। लेकिन आपको छूट है कि आप अपने स्तर का भी सवाल बना सकते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कहीं न कहीं कर ही लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सारे स्तरों का काम चलता है, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक। तो चर्चा में भी यही ध्यान में रहेगा। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, ये बहुत उच्च स्तर का, ऊंची कक्षाओं का उदाहरण है कि गुजराती साहित्य के आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, ये प्रश्न आपने पूछ दिया। तो क्यू में यानी संकेत में आपको 4-5 उन विशेषताओं को लिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है, क्योंकि प्रश्न कोई बना रहा है, एग्जामिनर कोई होता है, तो उसको उसमें सहूलियत हो कि उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और उस आंसर की मार्किंग कर सके। तो क्यू और की में यही अंतर है। उसके बाद साहब स्कोरिंग प्रोसीजर, अंक देने की प्रक्रिया। अंक देने की प्रक्रिया में हमारे पास हर सवाल के लिए 3 विकल्प है, एनालिटिकल, इन्यूमरेटिव और ग्लोबल क्वालिटी। पहले इन्यूमरेटिव को समझते। इन्यूमरेटिव कुछ नहीं है, इसका हिंदी में अनुवाद किया है गणनात्मक। ये गणनात्मक पद्धति जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए ही इस्तेमाल होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में सब टाइप कोई भी हो, कांस्टेंट अल्टरनेटिव हो, मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल फैसेट हो, मैचिंग हो, रीअरेंजमेंट हो, उसके लिए इन्यूमरेटिव ही इस्तेमाल होता है। इन्यूमरेटिव इसको इसलिए कहा गया कि अगर 2 अंक का वह प्रश्न है और जवाब सही है तो आप 2 में 2 देते हैं, गलत है तो 0।
बीच का कोई रास्ता इसमें नहीं है कि 1 भी दे सकते हैं, 1.5 भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, अब 10 क्वेश्चन है और 10 सही बना दिया तो 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 10 बार गिने, 20 अंक उसको मिल गए, इसीलिए इसको इन्यूमरेटिव कहा गया। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए तो आंख मूंद के इन्यूमरेटिव को क्लिक करेंगे आप, क्योंकि यही आपके पास एकमात्र साधन है, दूसरा नहीं। अब बच गए ये दोनों, एनालिटिकल और ग्लोबल क्वालिटी, ये दोनों इस्तेमाल होता है सब्जेक्टिव टाइप के लिए। सब्जेक्टिव टाइप में भी मैं बताता हूं, जो छोटे जवाब वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसा मैडम अभी बोल रही थी कि सिंपल क्वेश्चन है, सरल प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ठीक, और शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरी प्रश्न, उनके लिए मैं सुझाव दूंगा कि ग्लोबल क्वालिटी का आप चयन करें मार्किंग प्रोसीजर में, और ऐसे टाइप के लिए एनालिटिकल का चयन करें तो अच्छा रहे। वैसे आपको छूट है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो एक ही है, उसमें कोई विकल्प नहीं, इन्यूमरेटिव। सब्जेक्टिव में 2 है, जिसकी आपको मर्जी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर सब कंपोनेंट, ये लगभग वही चीज है जो यहाँ जो चीज आती है वो ज्यादा सिस्टमेटाइज रूप में आती है, उसी चीज का हम रनिंग मैटर के रूप में वर्णन करते हैं, जैसे गुजराती साहित्य या गुजराती व्याकरण स्लैश शब्द विचार स्लैश संज्ञा, या गुजराती व्याकरण वाक्य विचार स्लैश सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, जो भी हो, ये सब्जेक्ट मैटर यहाँ लिखते हैं हम कि किस मैटर पर, किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पर हमारा ये सवाल यहाँ जो हमने बनाया है वो आधारित। छठा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द क्वेश्चनिंग, उस सवाल को पूछने के पीछे आपका मकसद क्या है। मकसद तो तय है, या तो सवाल पूछने का मकसद होता है उसके ज्ञान को जांचना विद्यार्थी की, या उसके बोध को जांचना, या उसके अनुप्रयोग की क्षमता को जांचना, या उसके विश्लेषण की क्षमता को जांचना। तो कक्षा का ध्यान रखेंगे तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग तक बहुत हो गया। हमने कहा था कक्षा क्या, पूरे मास्टरी मॉडल का यही सीमा है कि हम हमारे लगभग सारे सवाल या तो ज्ञान स्तर के होते हैं, या बोध स्तर के, या अनुप्रयोग स्तर के। व्यवहार में वैसे आपको छूट है, आप लिख सकते हैं कि विश्लेषण की क्षमता की जांच, लेकिन तब आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ, यहाँ वास्तव में आपने विश्लेषण की क्षमता की जांच के सवाल बनाया है, वो सवाल विश्लेषण की क्षमता की जांच का है कि नहीं, ये साबित होगा कि कैसा एक्शन वर्ब आपने डाला। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को पहचानो, अगर वाक्य ये है तो यहाँ नहीं चलेगा कि हमने विश्लेषण शक्ति की जांच करनी है, क्योंकि आप सिर्फ वहां ज्ञान की जांच कर रहे हैं। पहचानने की क्षमता ज्ञान के अंदर आती है, विश्लेषण उससे ऊंची चीज है। तो यहाँ आप एक तरह का दावा कर सकते हैं कि हमारा प्रश्न इस कौशल की जांच कर रहा है, हमने ये प्रश्न लिखा है उसका उद्देश्य इस कौशल की जांच करने का है। लेकिन ये दावा करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अवश्य वास्तव में वो प्रश्न उसी कौशल की जांच कर रहा है कि नहीं तो हमारा दावा गलत साबित होगा। हालांकि इसके लिए कोई जुर्माना इनाम नहीं है, लेकिन हमको स्वयं इसके लिए सतर्क रहना होगा। और कौन सा प्रश्न किस कौशल की जांच कर रहा है, इसकी चर्चा परसों की थी हम लोगों ने कि वो एक्शन वर्ब है, वो साबित करता है कि कौन सा प्रश्न किसकी जांच कर रहा है। दूसरा, आइटम टाइप जो हमने सेलेक्ट किया है वो इस चीज को दिखाता है कि हम किस कौशल की जांच कर रहे हैं। अगर सब ऑब्जेक्टिव टाइप आपने सेलेक्ट किया है तो आप ऊंचे दर्जे की कौशल की जांच उससे नहीं कर सकते। सामान्यतया कोई बहुत बड़ा प्रतिभाशाली हो प्रश्न लेखक तो उसकी बात अलग है। नियम यही है कि उच्च स्तर की क्षमता की जांच के लिए सब्जेक्टिव टाइप करते हैं सेलेक्ट, निम्न स्तर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ अपना ये दावा करेंगे कि हमारे इस प्रश्न के पूछने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। छठा अब देखिए, ये आइटम टाइप फॉर्मेट यूज्ड
जो हमने आइटम टाइप बनाया है वो किस फॉर्मेट में है, ऑब्जेक्टिव है तो उसका क्या है, कांस्टेंट अल्टरनेटिव है कि मल्टीपल चॉइस है कि मल्टीपल फैसेट है कि रीअरेंजमेंट है। अगर सब्जेक्टिव है तो सब टाइप क्या है, सिंपल क्वेश्चन है या रिक्त स्थान की पूर्ति करें वो है, या लघु उत्तरी है कि दीर्घ उत्तरी है, इस पर टिक करते थे हम लोग। 8वां है रिटन और ओरल। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारे रिटन मोड में ही आते हैं, तो रिटन में टिक करते थे। यही फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में आपको मिलेगा मिलता जुलता, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए एजुकेशनल लेवल कि भाई प्राइमरी अपर प्राइमरी आप साफ साफ देख रहे हैं, इतने ज्यादा आपसे ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस लेवल का सवाल बना रहे हैं। अभी हमने कहा कि हमारा व्यक्तिगत लेवल एक होता है और हमारा जो पेशागत लेवल होता है वो एक दूसरा होता है ना। तो उस दोनों को ध्यान में रखते हुए ये आपके ऊपर है किस लेवल का सवाल बनाते हैं। हालांकि अगर आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी या जिस लेवल को पढ़ाते हैं उस लेवल का सवाल बनाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, वरना आपको छूट है, आप चाहे उसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। 10वां है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कि ये जो यहां जो हमने सब्जेक्ट मैटर चुना उस अनुसार हमने आइटम टाइप चुना या पहले ऑब्जेक्टिव चुना, उस अनुसार सब्जेक्ट मैटर हम अपने दिमाग में चुनते हैं, फिर उस अनुसार आइटम टाइप चुनते हैं और उस अनुसार यहां क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, रैशनल पॉइंट में हम लिखते हैं कि ये सारे एक दूसरे की संगति में है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वैसा ही आइटम टाइप भी हमने चुना है। मतलब ऑब्जेक्टिव अगर था उच्च स्तरीय योग्यताओं कौशलों की जांच, तो हमने सब्जेक्टिव टाइप ही चुना है। और जैसा हमारा टाइप चुना है उसी दोनों के तालमेल में हमने सब्जेक्ट मैटर भी डाला है। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है, उसमें एक ही शब्द का अंतर पड़ता है। रैशनल में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है यहां, तो रैशनल में हम लिखते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से सब्जेक्ट का विवरण देते हुए कि छात्र के व्याकरण ज्ञान की जांच, और अगर माइन्यूट डिटेल में जाना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि छात्र के संज्ञा के ज्ञान की जांच, साहित्य में है तो कविता की जांच, ज्ञान की जांच। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो लिखते हैं पहचान के स्तर पर की गई। इस प्रश्न के माध्यम से छात्र के ज्ञान की जांच, साहित्य का हो व्याकरण का हो तो साहित्य के ज्ञान की जांच, व्याकरण के ज्ञान की जांच। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो लिखते हैं जो पहचान के स्तर पर की गई। अगर हमारा सवाल सब्जेक्टिव टाइप का है तो हम लिखते हैं कि उत्पादन के स्तर पर की गई। क्यों लिखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंतर्गत कि इसकी जांच इस प्रश्न के माध्यम से पहचान के स्तर पर की गई? इसका मर्म यह है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उनमें आप ध्यान दीजिएगा, और मित्रों हर चीज आपको पहले से मालूम है, सिर्फ एक नई दृष्टि से हम उसको देखने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, पर इतना ही अंतर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि सवाल और जवाब दोनों साथ ही होते हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूं? सवाल के साथ ही जवाब भी उसी में निहित होता है विकल्पों के रूप में। करेक्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूं। छात्र ने क्या करना है कि सही उत्तर को पहचान लेना है। अब पहचान के उस पर या तो टिक का मार्क लगा देता है, या वृत्त को काला कर देता है, या कहीं कहीं कट कुट करवाते हैं, एक वर्गाकार आकृति रहती है उसको कहते हैं सही विकल्प के सामने कट कुट का निशान बनाए या 9 का निशान बनाए या वृत्त को काला करें। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन का सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है,
थोड़ा सा रुकते हैं। एक अहमद फराज, बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हुए हैं, हिंदुस्तान में भी उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। उनका एक शेर है, नहीं अहमद फराज का नहीं है, मुनीर नियाजी का है, सॉरी, कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का ही सवाल में मिला मुझे। सवाल ही गलत था, जवाब क्या देते। हाँ वो भी उन्हीं का है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। और उन्हीं का शेर है। आप तो बड़े कदरदान मिल गए कि ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। ऑब्जेक्टिव टाइप को कि सवाल का जवाब उसी में निहित है। विद्यार्थी सिर्फ सही उत्तर को पहचान ले, इसीलिए हम लिखते हैं रैशनल में यहाँ कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, वो प्रकार जो भी हो, कांस्टेंट अल्टरनेटिव, मल्टीपल चॉइस हो, मैचिंग हो, जो भी हो, कि इस प्रश्न के माध्यम से छात्र के फलाना विषय के ज्ञान को पहचान के स्तर पर जांचा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो वहां सवाल ही सवाल है, जवाब वहां नहीं होता। जवाब स्टूडेंट ने अपनी तरफ से प्रोड्यूस करना है। अंग्रेजी में कहते हैं कि इन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट है टू प्रोड्यूस द आंसर, तो प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रैशनल लिखते हुए हम लिखते हैं कि इस सवाल के माध्यम से छात्र के फलाने विषय के फलाने टॉपिक के ज्ञान को उत्पादन के स्तर पर जांचा गया, क्योंकि वहां पहचानने की है, क्योंकि वहां सवाल के साथ ही जवाब है। यहाँ सवाल ही सवाल है, जवाब बिल्कुल नहीं है। जवाब छात्र को अपनी तरफ से प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिखते हैं कि थ्रू दिस क्वेश्चन आइटम नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट वाज टेस्टेड ऑन प्रोडक्शन लेवल। तो उसी का हिंदी अनुवाद हमने क्या, उसका गुजराती अनुवाद आप कर दीजिए। उसमें क्या है, इस सवाल के माध्यम से छात्र के फलाने विषय के या फलाने टॉपिक के ज्ञान की जांच सब्जेक्टिव टाइप है तो उत्पादन के स्तर पर की गई, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो पहचान के स्तर। हो गया आपके सवाल का, जैसे हमने कहा था कि बच्चे की जन्म के साथ ही उसका तिथि वार नक्षत्र करण जोग बाप का नाम, ठीक ना, उसका राशि राशिस, फेवरेट उसकी धातु, फेवरेट रत्न, फेवरेट रंग, फेवरेट दिन, सारे विवरण जिस तरह से पंडित जी कुंडली में बनाते हैं, आप वही समझिए एक प्रश्न है, वो हमारा बच्चा है क्योंकि हम उसको जन्म दे रहे हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं, ये बाप का नाम हुआ या अम्मा का नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, ठीक है। और ये एक सवाल था, ये पूरे विवरण के साथ हमारे पास सेव रहता है, ताकि जिसको जो चाहिए वो बच्चा ले जाए, ठीक। तो ये साहब IFC का ये विवरण, इसमें अभी समय प्रश्नोत्तर का नहीं है, क्योंकि गुरुजी आज भी से यही चलेगा, कल दिन भर बार बार ये मसले आएंगे और एक कोई पूछता है सवाल, बाकी सब लोग सुनते हैं, तो हर बार ये चीजें साफ होती जाएंगी और हम लोग रहेंगे, कोई यह घबराता या झुंझलाता नहीं। आप देखिएगा, आप तो देख रहे हैं 4 दिन से साथ में है, 5वां दिन, मजे मजे से सब काम होगा। मोटे तौर पर यही परिचय है आइटम फाइल कार्ड का। इसी के आधार पर वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का इंटरफेस बनाया गया है, जिसका परिचय अभी मेरी थोड़ी देर के बाद हमारे टेक्निकल मित्र देंगे और आपको लिंक शेयर करेंगे, करके दिखाएंगे और इसी आधार पर हम सवाल बनाएंगे। तो ये तो हो गया आइटम फाइल कार्ड। अब देखिए एक नया और पिटारा खोलते। हाँ, यस, यू दिस क्लोज दिस नाउ, यू प्लीज टेक द डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। अब मित्रों एक चीज है, हमने इसने 20, 30, 25 मिनट और समय दिया है हमारे भाइयों ने, कि
टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के मैदान में काम करने वाले अनेक संस्थाएं हैं। दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया बहुत बड़ी है। इस देश में पूछो कौन कौन, जितने भी संगठन हैं, आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप नवोदय विद्यालय समिति, NCERT, UGC, ये तमाम स्टेट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज में आप देखते हैं कि एक जरूर ही एवेल्युएशन का एक डिपार्टमेंट ही अलग होता है, उसके रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, उसका पूरा सिस्टम अलग होता है। इसके अलावा भी संस्थाएं हैं जिनको आज लोग भूल गए हैं। जैसे हम किसी को पूछिए, परदादा का नाम शायद कोई बता दे, जिसके लिए नाम निशान के लिए मरते हैं, उसकी क्या हालत है, बाप बाबा दादा तक, उससे ऊपर शायद ही कोई नाम बताता है। संस्थाओं का भी यही हाल है। एक और संस्था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उसको आज लोग भूल गए, लेकिन संस्था मरी नहीं है। वो संस्था बहुत सा काम किया है उसने इवैल्यूएशन के मैदान में। उसी में से एक हम भी हैं, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जिसके तहत आप सब, हम 5 रोज से ये चर्चा वर्चा चला रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। संस्थाएं अलग होने का एक बहुत बड़ा आधार होना चाहिए कि उनकी फिलॉसफी अलग हो। एक ही काम को करते हुए, एक ही रोग के 50 स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी शहर में, लेकिन हम किसी खास स्पेशलिस्ट का नाम होता है, क्योंकि उस बीमारी को ठीक करने का उसका अप्रोच अलग है। बाकी दवा दारू तो सब एक ही है, कंपनी सब दुकान में सब दवा मिलती है, लेकिन कोई एक चीज होती है जो उसको औरों से अलग बनाती है। तो वही कुछ चीजें हैं जो हमको नेशनल टेस्टिंग सर्विस को, बाकी जो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी संस्थाएं हैं टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के मैदान में, उसको अलग बनाते हैं। वो क्या है, हमारा दर्शन, हम चीजों को जिस दृष्टि से देखते हैं। तो उसी में से अभी थोड़ी सी झलक आपको मिली होगी कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इस दृष्टि से देखते हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन लेवल पर काम करता है, क्योंकि उस सवाल का जवाब सवाल में ही नहीं होता है। हम सब्जेक्टिव टाइप को देखते हैं इस दृष्टि से कि वो प्रोडक्शन लेवल का फंक्शन करता है वो क्वेश्चन, वहां सवाल का जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब विद्यार्थी को प्रोड्यूस करना, ये दृष्टि है। बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की तो कॉमन है, सब लोग दुनिया जानती है कि ये मल्टीपल चॉइस है, फलाना है, और ये शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर। तो ऐसे ही परीक्षण ही नहीं, शिक्षण, पहले तो शिक्षण है भाई, तब तो परीक्षण है, और जो शिक्षण के उद्देश्य है वही परीक्षण के उद्देश्य है। शिक्षण और परीक्षण के उद्देश्य अलग अलग नहीं होते। शिक्षण को लेकर ही हमारी दृष्टि है कि हम जो पढ़ाते हैं कोई भी चीज, वो असल में उस चीज के आयामों को पढ़ाते हैं, डायमेंशन ही पढ़ाते हैं। जैसे साहित्य से उदाहरण लीजिए, उपन्यास पढ़ाते हैं, या निचली कक्षा पर कहानी तो पढ़ाते ही हैं, और तुलसी का पत्ता छोटा बड़ा नहीं होता। निचली कक्षा के लिए कहानी हो वो, अब चाहे MA के लिए जो कहानी हो, वो डायमेंशंस उसके वही होते हैं। क्या कि उसकी एक कथा वस्तु होती है, एक डायमेंशन हुआ। देश काल वातावरण का चित्रण होता है, दूसरा डायमेंशन हुआ। उसमें कुछ चरित्र होते हैं, कैरेक्टर्स, उसका चित्रण होता है, तीसरा हो। उसमें सल्ला या क्या बोलते संवाद होते हैं, एक डायमेंशन हो। भाषा, उसमें कोई ना कोई कहानी किसी न किसी भाषा में लिखी जाएगी, बिना किसी भाषा के कोई कहानी नहीं। भाषा एक डायमेंशन है, शैली एक डायमेंशन है, उस कहानी का कोई ना कोई संदेश होता है, संदेश एक डायमेंशन है। कहानी लिखने के पीछे कहानीकार का उद्देश्य एक डायमेंशन है। राइट, सही कह रहे हैं आप। शीर्षक की सार्थकता एक डायमेंशन है। तो हमारा विचार यही है कि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो वास्तव में उसके डायमेंशंस को ही हम पढ़ाते हैं। तो इसलिए उचित यही है कि जब हम जांच करें तो डायमेंशंस की ही ज्ञान की जांच करें, क्योंकि जो हमने पढ़ाया वही तो हम जांचेंगे, पढ़ाया है वही जांचेंगे।
किसी को रखने के लिए दिया था 500 रुपया, तभी उससे आप 500 रुपया मांग सकते, राइट। तो ये जो क्वेश्चन बनाने का जो इंटरफेस है, उसमें एक कैटेगरी ये भी है कि वो सवाल का डायमेंशन क्या है, यानी वो सवाल किस डायमेंशन पर आधारित है। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो लैंग्वेज के कुछ डायमेंशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं और लिटरेचर के कुछ डायमेंशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। कल फिर जब भी मसला फंसेगा वहां, तो हम सब लोग यहाँ रहेंगे, फिर आपको संकेत देंगे कि ये आपका जो ये सवाल है, सवाल आप पहले हृदय में सोचेंगे, फिर डायमेंशन आपको दिखाना पड़ता है, तो डायमेंशन में हम आपकी मदद करेंगे। और जैसा कि हमने कहा है, 10-20 मिनट के बाद आप सभी लोग ज्ञानी, शिक्षित, अनुभवी व्यक्ति है, तुरंत ही आप उसके मर्म को समझ लेंगे। फिर उसके बाद जो है धर 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 काम जो है शुरू हो जाएगा। तो डायमेंशन में लैंग्वेज के डायमेंशंस अलग आपको मिलेंगे उस इंटरफेस में, और लिटरेचर के अलग मिलेंगे। एक एक करके देखते हैं लैंग्वेज के डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए, उस इंटरफेस में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फॉर, अच्छा अंग्रेजी में है भाई साहब, ये ध्यान दें। आप लिख सकते हैं गुजराती में, टाइप उसमें क्वेश्चन बनाइए गुजराती का, सब्जेक्ट मैटर गुजराती का डालिए, लेकिन वो फॉर्मेट अंग्रेजी में। फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग और यूजेस, यही 4 डायमेंशन भाषा के हमने माने हैं। और भी हो सकते हैं उसमें कोई, क्योंकि देखिए ज्ञान की, शोध की, अनुसंधान की, पहुंच की कोई सीमा नहीं है। हमने इस उद्देश्य के लिए, जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए 4 डायमेंशन हमने माने हैं, जो है फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग और यूसेज। और हमारी मान्यता है कि कोई भी भाषिक इकाई होगी, भाषिक इकाइयां क्या क्या है? ध्वनि है एक भाषिक इकाई, साउंड लेवल, फिर वर्ड लेवल, वर्ड एक इकाई है, फिर सेंटेंस एक इकाई है। यही तो 3 इकाइयां हैं। तो प्रत्येक, या तो एक साउंड ना, एक साउंड है ना, जिसका मतलब होता है नहीं। तो हर इकाई का कोई ना कोई फॉर्म होगा, उसकी कोई स्ट्रक्चर होगी, उसकी मीनिंग होगी, और उसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। चाहे वो कोई ध्वनि हो, कोई शब्द हो, या कोई वाक्य हो। इसी को हम डायमेंशन कहते हैं। और वास्तव में यही पढ़ाते भी हैं हम। इस दृष्टि से ना पढ़ाएं, किसी दृष्टि से पढ़ाएं, लेकिन वास्तव में हम यही पढ़ाते हैं। आप एक शब्द को लीजिए, सबसे ज्यादा ये उदाहरण, सटीक उदाहरण देने में शब्द बैठता है, सच्चिदानंद। हम बताते हैं कि बच्चों, ये किसी भी भारतीय भाषा में उपलब्ध सबसे बड़े शब्दों में एक शब्द है। मतलब सच्चिदानंद, उसके फॉर्म की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, दुबला, मोटा, ये फॉर्म है। जो बाहर से दिखाई पड़े वो रूप है ना। सच्चिदानंद भारतीय भाषाओं में उपलब्ध बड़े शब्दों में से एक शब्द है। स्ट्रक्चर क्या है उसकी? स्ट्रक्चर जानने के लिए उसके अंदर प्रवेश करना होता है। तो हम बताते हैं कि बच्चों, ये असल में 3 शब्दों की संधि से बना है। क्या क्या? सत, चित और आनंद। इसका अर्थ है परमात्मा से लिया गया है, क्योंकि वही सच्चा है, वही स्थायी है, और वही आनंद का धाम है। सच्चिदानंद मतलब ये हो गया। और यू से हमने कहा कि परमात्मा को व्यक्त करने के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग करते हैं। संधि का उदाहरण देने के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग करते हैं। बाल बच्चा का नाम रखने के लिए पहले करते थे, अब तो पिंटू, बबलू, गुड्डू तो ये यूसेस हुए।
तो यही इसी दृष्टि से आप देखेंगे, और जो भी प्रश्न आप व्याकरण से यदि बना रहे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा यह प्रश्न किस चीज पर बेस्ड है। तो आप उस ड्रॉप बॉक्स में उसी चीज पर क्लिक करें। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जैसे हमने कहा रूप वह है जो बाहर से दिखाई दे। उदाहरण जैसे देखिए, अब देखिए कि आप व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ, ये जो चीजें हैं और इनके आधार पर अगर कोई आप प्रश्न बनाते हैं तो वो उसका डायमेंशन जो है वो रूप होगा। लेकिन अगर ये देखिए ए आई ओ औ ऐसे जो साउंड हैं, इनके ऊपर अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो ये रूप का पार्ट नहीं, ये संरचना का पार्ट है कि ए पर एक और मात्रा पढ़ने से उसमें कोई चीज जुड़ गई तो ऐ हुआ, ठीक। आ में कोई चीज जुड़ी है तो अ हुआ है, ओ हुआ है, कोई और चीज जुड़ी तो औ हुआ है। तो ऐसे, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं हिंदी से, आप गुजराती में इसको क्या बोले, तदनुसार आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और एक ये सरसरी तौर पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें कहीं अंतर भी आ सकता है, वो आपके विवेकाधिकार पर निर्भर है। मसला यही है कि कोई भी प्रश्न अगर व्याकरण से बना रहे हैं, भाषा से बना रहे हैं मतलब व्याकरण से बना रहे हैं, तो उसका वो डायमेंशन कैसे पहचानेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टिप्स ये है कि ह्रस्व दीर्घ वगैरह से संबंधित जो भी सवाल हो वो रूप के डायमेंशन में जाएगा। संयुक्त वगैरह से जो भी सवाल हो वो संरचना का डायमेंशन उसका होगा। वैसे ही जैसे देखिए व्यंजनों का अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण आदि होना उसके रूप से संबंधित है। लेकिन संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष त्र, क और स के मिलने से क्ष बनता है, त और र के मिलने से त्र बनता है, ज और य के मिलने से ज्ञ होता है। अगर इस तरह के सवाल हैं तो वो संरचना का पार्ट हो जाए, ठीक। इसी तरह से देखिए कि रूढ़ शब्दों की अगर चर्चा करते हैं और उसके ऊपर कोई सवाल बनाते हैं तो वो उसका डायमेंशन रूप होगा। ये शब्दों का तत्सम तद्भव आदि होना भी ये तो रूप परिवर्तन ही है ना। व्याकरण में तो रूप परिवर्तन का एक पूरा अध्याय है। यही नहीं, लिंग वचन और कारक का जितना प्रकरण है वो लिंग ये रूप परिवर्तन का ही प्रचायक है। लड़का से लड़की हो गया, रूप परिवर्तन हो गया, बच्चा से बच्चे हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। उसने, उसको, कारक चिन्ह संज्ञा में अलग से साथ में लगते हैं, ये संज्ञा में अलग से लगते हैं, सर्वनाम में साथ से लगते हैं। ये सारे जो प्रकरण हैं लिंग का, वचन का, कारक का, ये उसके ऊपर तत्सम तद्भव वगैरह के ऊपर जो भी सवाल आपके हों उसका डायमेंशन फॉर्म होगा। विकारी अविकारी होना भी, प्रत्यय उत्सर्ग, ये सब उसके रूप का प्रकरण होता है। तो संक्षेप में हमने जैसा कहा लिंग वचन कारक आदि के जितने भी प्रकरण हैं जिसके कारण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि का रूप बदलता है, वो सारे प्रकरण पर किसी पर अगर सवाल आप बनाते हैं तो आंख मूंद के उसका डायमेंशन फॉर्म रखिए। अब संरचना की बात आई कि ध्वनि का पूरा प्रकरण जो है वो शब्द की संधि का संधि की संरचना संबंधित है। इसलिए मित्रों ध्वनि संधि के ऊपर अगर जो सवाल बनाए तो आंख मूंद करके उसका डायमेंशन संरचना का डालेंगे, स्ट्रक्चर का। अब वाक्य के स्तर पर देखें तो सरल, मिश्र, संयुक्त आदि जो वर्गीकरण है ये संरचना के आधार पर ये वर्गीकरण है। और लंबा छोटा वाक्य होना, ये आकार के ऊपर अगर कोई सवाल बनता है तो वो उसका आधार रूप होगा, डायमेंशन, ठीक। ये थोड़ा सा उदाहरण दिए हैं तो आपके लिए कोई नहीं, आप ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप दिन रात इस कार्यक्रम को चलाते हैं। मीनिंग, तो रूप का मसला हो गया कि डायमेंशन कैसे कैसे सवाल होंगे तो उनका डायमेंशन रूप होगा। किस किस विषय पर सवाल आधारित होंगे, लिंग वचन कारक वगैरह पर, तत्सम तद्भव पर, तो उसका डायमेंशन संरचना होगा।
मीनिंग का मसला आ गया, तो ये तो सीधी बात है कि मीनिंग के ऊपर बेस्ड अगर आपका सवाल है तो उसका डायमेंशन मीनिंग होगा। जैसे सार्थक निरर्थक के ऊपर कोई सवाल पूछ रहे हैं, विपरीतार्थक, समानार्थक, पर्यायवाची वगैरह के ऊपर अगर सवाल पूछ रहे हैं तो वो सवाल का डायमेंशन क्या बोले, मीनिंग ही होगा। ठीक, यूसेज का या फंक्शन, यूसेज फंक्शन दोनों को एक माना गया यहाँ, हालांकि ये अलग अलग है लेकिन आपके उस इंटरफेस में यूसेज फंक्शन दोनों साथ मिलेगा। ये थोड़ा सा जटिल है क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि वाक्य में जैसे ये आकांक्षा, योग्यता, क्रम आदि का जो मसला है वो फंक्शन से या यूजेज से संबंधित है। ये इसका थोड़ा सा बयान हमने किया है जो आपका यहाँ नहीं, आप इससे अवगत हैं। योग्यता, क्रम, तो हाँ, तो अब देखिए जैसे वाच्य का है, वॉइस चेंज, जो राम ने रावण को मारा और राम के द्वारा रावण मारा गया। अब मतलब एक ही है, मीनिंग का मसला यहाँ नहीं है, मीनिंग एक है, यूसेज हम इस तरह से कर रहे हैं। और देखिए जैसे राजभाषा का मसला है, आप एक केंद्रीय संगठन में काम करते हैं, तमाम पत्राचार होता है, उसमें जितने भी आप देखिए कि भाषा का जो भी सांस्कृतिक पक्ष है जिसका व्याकरण से कोई खास लेना देना नहीं है, जैसे सुबह प्रोफेसर A.K. मिश्रा साहब बता रहे थे कि मेरा बाप मर गया, यह प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से एकदम करेक्ट है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। अगर शुद्ध ग्रामर की दृष्टि से देखें तो बाप एक वचन था और वो मर गया, लेकिन हम लिखते हैं नहीं, मेरे पिताजी गुजर गए, स्वर्ग, उनका स्वर्गवास हो गया, वैकुंठ धाम सिधार गए। तो ये क्या यूजेज हैं इनका व्याकरण से, बल्कि व्याकरण के अगेंस्ट जाते हैं। मेरा भाई आ रहा है और गुरु जी आ रहे हैं, क्यों भाई, भाई भी एक वचन है, गुरु जी भी एक वचन है, तो यहाँ क्रिया एक वचन की ठीक है, और वहां बहुवचन की कैसे क्रिया लगा रहे हो? तो ये सांस्कृतिक पक्ष है, ये यूज हम इस तरह से हम यूज करते हैं। हम आदर दिखाने के लिए एक वचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया यूज करते हैं, ये यूज का मसला यही। तो मित्रों संक्षेप में इस तरह के जो सवाल हैं जहां के आप यूजेस पर आपका जोड़ है, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हुए जोड़ है या ये जो वाच्य का मसला है इसमें संस्कृति भी जुड़ी हुई है लेकिन ज्यादा नहीं, ये कहने का ढंग है, एक ही बात को अनेक ढंग से कह रहे हैं हम। ऐसे मसले जब हों जिनके ऊपर सवाल अगर आप बना रहे हैं तो ऐसे सवालों के डायमेंशन में न हमको फॉर्म डालना है, न स्ट्रक्चर, न मीनिंग, ऐसे सवालों के डायमेंशन में हमको यूजेस या फंक्शन का जो ड्रॉप बॉक्स में सबसे नीचे गिरेगा उसको हमको डालना है। फिर से वही दिखा, उसका समअप करते हैं कि रूप जो सामने दिखाई दे, जो रूप है जिसे समझना पड़े वो संरचना है ना। जो किसी भी भाषिक इकाई से, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे शब्द हो, चाहे वाक्य हो, वाक्य से बड़ी कोई भाषिक इकाई नहीं है। हालांकि बहुत आजकल भाषा वैज्ञानिक तो कहते हैं जो नहीं, वर्ड ही कंप्लीट इकाई है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग आगे उससे व्यक्त हो जाती है। तो हम तो कहेंगे तो साउंड भी कंप्लीट है, हाँ न हाँ? वह का मतलब और होता है। तो जो भी हो, जो किसी भी भाषिक इकाई से, चाहे साउंड हो, शब्द हो, वाक्य हो, जो प्रकाशित होता है वही अर्थ है। और भाषा में किसी भी स्तर पर, वही साउंड के लेवल पर, वर्ड के लेवल पर, सेंटेंस के लेवल पर, प्रयोग से संबंधित सारे मसले प्रकार के या फंक्शन यूसेज के अंदर आते हैं। तो मित्रों आपसे यही अनुरोध है कि अब आपके विवेक पर है कि आपका प्रश्न
किस डायमेंशन पर आधारित है, तो उसी डायमेंशन को आप क्लिक करेंगे, जो इंटरफेस आपको दिया जाएगा, तो आपका सही वो क्या बोलो, वो फील्ड सही से मान दिया जाएगा कि भरा गया और आगे आप बढ़ जाएंगे। अब इसी तरह से तो लैंग्वेज के तो बहुत गिनती चुनती के आयाम आए, रूप, संरचना, अर्थ, फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड यूजेस। लेकिन साहित्य का जैसा जानते हैं कि इसका तो मसला जटिल होता है। साहित्य एक जटिल चीज है, भाषा की तरह से इसके नियम, इसकी अभिव्यक्तियां, इसके कायदे, ये अलग अलग उस तरह साफ साफ नहीं होते। तो इसलिए हमने जो है भाषा के 11 आयाम माने हैं, सॉरी साहित्य के। मतलब ये हुआ कि किसी भी भाषा का साहित्य हो, ये यूनिवर्सल है, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, किसी भी अंग्रेजी हो, भाषा का साहित्य होगा, उसमें से कोई भी प्रश्न आप बनाएंगे, जो कुछ भी आप दिमाग में सोचेंगे। जैसे बच्चे का उदाहरण दिया ना, किसी का भी जन्म हो किसी धरती पर, किसी देश में, किसी युग में, तो ये 5 चीजें उसके साथ रहेंगी कि उसका जन्म किसी तिथि को हुआ होगा, उस दिन कोई बार होगा, उस जन्म के समय तिथि बार नक्षत्र कोई उसके अंदर ही वो जन्म लेगा, तिथि बार नक्षत्र करण, और उस समय कोई न कोई योग होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में कहा गया है कि वो सर्वार्थ सिद्धि योग के समय उनका जन्म। तो इस तरह से हमने कहा ना, भाषा का संबंधित कोई भी सवाल होगा तो या तो उसका डायमेंशन रूप होगा, या वो संरचना पर आधारित होगा, या अर्थ के ऊपर आधारित होगा, या प्रयोग के ऊपर आधारित होगा। उसी तरह से साहित्य से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, जो भी आपके ध्यान में आए, सवाल का जन्म मस्तिष्क में होता है पहले, फिर उसको कागज पर उतारा जाता है। वो इस 11 में से किसी न किसी डायमेंशन के अंदर जरूर आएगा। वो पहचानना ये है कि वो किस डायमेंशन के अंदर आया। अब आप डायमेंशन देख लीजिए। स्पेसिफिक एक डायमेंशन है जिसमें किसी खास तथ्य या तत्व की बात पूछी गई हो जिस सवाल में। वही उदाहरण दीजिए मैडम से, फलाने कोई लेखक को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उस रचना का क्या नाम था। ये एक विशिष्ट तथ्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं विद्यार्थी से। तो ऐसे जितने भी सवाल हो जिनमें किसी विशिष्ट तथ्य या तत्व की जानकारी आप मांगना चाहते हैं विद्यार्थी से, या उसकी जानकारी है कि नहीं, उसको उसकी जांच करना चाहिए, उस सवाल को आंख मूंद कर स्पेसिफिक में डालिए। हर साहित्य की अपनी परंपराएं होती है। गुजराती साहित्य की भी अपनी परंपराएं होंगी, वीर काव्य की अपनी परंपरा होगी। भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंत, लज्जे जंतु वैसे हो जो भग्गा घर अंत। तो वीर काव्य की परंपरा होगी आपके यहाँ। भक्ति की तो कहना ही क्या है, सो गुजराती साहित्य में परंपराओं के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उद्देश्य गुजराती साहित्य किसी परंपरा के बारे में छात्र के ज्ञान या बोध की जांच करना हो, अगर आपकी कक्षा का स्तर आपको इजाजत देता हो या फिर आपकी मर्जी है, तो वैसे प्रश्न जिनमें परंपराओं के बारे में फोकस, परंपराओं पर देखिए। एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि हमने कहा कोई भी लिंग्विस्टिक यूनिट हो वहीं से बात शुरू करिए, तो उसमें सारे आयाम साथ एक साथ चलते हैं। ये नहीं कि अरे इसका तो स्वरूप है, इसकी कोई संरचना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी संरचना तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अर्थ नहीं है तो उसको पूरे दान में डालिए, उसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत क्या है। सारे आयाम साथ जुड़े रहते हैं। हम प्रश्न बनाते समय जो टिक करते हैं वो ये देखकर कि हमारा फोकस किस पर है, बाकी आयाम तो सब साथ चलते रहते। डॉक्टर के पास जाते हैं तो नेत्र रोग विशेषज्ञ है तो हमारी आंख सिर्फ देखता है भाई, बेशक, लेकिन कान वही बगल में रहता है। ऐसा थोड़ी कि कान छोड़ के जाते हैं, लेकिन उसका फोकस आंख पर होता है। इसलिए आंख का डॉक्टर का लग, या हम कहते हैं आंख दिखाने गए थे, आप तो पूरा गए थे, पूरा देख लिया होगा उसमें, लेकिन हम बोलते नहीं हम आंख दिखाने गए, क्योंकि हमारे उसका फोकस आंख पर था उसके। तो वैसे साहित्य में कोई भी सवाल होगा उसमें तथ्य होंगे ही, तत्व होंगे ही, बिना तथ्य के कौन सवाल होता है।
कोई न कोई परंपरा से वो सवाल जुड़ा होगा, उसमें बाकी भी आयाम होंगे, लेकिन हम आयाम का फोकस जिस पर होगा माना जाएगा कि उस सवाल का वो आयाम, बाकी सारे आयाम तो साथ लिपटे चलते। तो उसी तरह से ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, आप देखिए अभी पूरे भारतीय साहित्य में एक जबरदस्त ट्रेंड चला हुआ है विमर्शों का। स्त्री विमर्श से शुरू हुआ था, उसके बाद अब आप देखिए वनवासी विमर्श, तो अल्पसंख्यक विमर्श, तो वृद्ध विमर्श, तो बालक विमर्श, ये एक ट्रेंड है। इसके पुराने जमाने में भी ट्रेंड्स चलते थे, ये भी एक ट्रेंड है, और एक दिन हो सकता है ये खत्म हो जाएगा, फिर नए ट्रेंड्स आएंगे। तो कोई भी सवाल अगर आपका ट्रेंड्स के ऊपर और सीक्वेंसेस के ऊपर आधारित हो, ट्रेंड्स के सीक्वेंसेस होते हैं। अभी हमने क्या कहा, स्त्री विमर्श से शुरू हुआ था, उसके बाद ये आया दलित विमर्श पर, वहां से आगे बढ़ा तो वनवासी या आदिवासी विमर्श पर, आगे चला तो गया अल्पसंख्यक विमर्श पर, अभी जो है वृद्ध विमर्श पर है। एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, और बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस उसका है। तो ट्रेंड्स और सीक्वेंसेस के ऊपर अगर कोई सवाल आपका हो, हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, सब हम लोग एक हैं, लिपि का भेद मिटा दिया जाए तो अंदर प्रवेश करने पर यही पता चलता है कि हमने ऐसे नाम दे रखा है, ये गुजराती साहित्य और हिंदी साहित्य है, अखिल भारतीय साहित्य एक है। तो देखिए पहले आदि काल आता है, तब भक्ति काल आता है, तब रीति काल आता है, तब आधुनिक काल आता है। इन कालों की अलग अलग प्रवृत्तियां थी, ट्रेंड से ही काल बने हैं। वीरता की कविता, श्रृंगार की कविता, वो वीर रस आदि काल का ट्रेंड था। भक्ति रस की कविता जो है भक्ति काल का ये था, ट्रेंड था। फिर श्रृंगार चढ़ बैठा, फिर आदि रीति काल में आकर। तो ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस के ऊपर जो सवाल हो उसका डायमेंशन ये होगा, ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस। उसी तरह से क्लासिफिकेशन, अब ये जुड़ा हुआ है। देखिए हमारे हिंदी साहित्य में रीत काल में कहता है सारे लोग स्त्री के रूप का नक्सिक वर्णन कर रहे थे, लेकिन 3 महापुरुष ऐसे थे, भूषण, सुदन और लाल, जो वीर रस की कविता कर। तो अब देखिए रीत काल में क्लासिफिकेशन होगा तो 3 लोगों को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, बाकियों को अलग। इसी का नाम है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। तो अगर इस तरह के मसलों पर अगर आपका सवाल आधारित हो तो आप ये डायमेंशन डालिए, क्राइटेरिया। अब धीरे धीरे जो है तापमान बढ़ता जा रहा है। मानदंड मैं आपको बताऊं कि जेएनयू का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसका ये बाकी विश्वविद्यालयों को डंडा लेकर के यूजीसी ने सीधा किया है कि पीएचडी एमफिल में, एमफिल तो खैर अब चला ही गया, एडमिशन होगा थ्रू एंट्रेंस टेस्ट followed by viva, followed by course work। ये जेएनयू में पता नहीं उसके आरंभ के समय से 1959 से जेएनयू और ये सीआईआईएल दोनों एक साल दोनों संस्था बनी थी, 1959 में, 69 में, 96 में। तो साहब, तो हमारे उस इंट्रेंस में सवाल आया था कि भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था, वॉज ए पब्लिक मूवमेंट, विचार व्यक्त कीजिए। अब जन आंदोलन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं और भक्ति आंदोलन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। किसी मानदंड के आधार पर ही हम आप कहते हैं कि ये कविता, ये कहानी प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत आती है, ये कहानी क्या, या ये कविता भक्ति गीत है, भक्ति का काव्य है, ये रीति काव्य के अंतर्गत आता है। मानदंडों के ऊपर अगर कोई सवाल का फोकस आपका है तो वो मानदंड का उसका क्या बोले डायमेंशन होगा। प्रविधि देखिए, जो गीत लिखने की प्रविधि है वही प्रविधि महाकाव्य लिखने की नहीं है, और जो प्रविधि, दो मेथोडोलॉजी महाकाव्य के लिखने की है वही खंड काव्य लिखने की नहीं है, और जो महाकाव्य और खंड काव्य और गीत काव्य लिखने की प्रवृत्ति है वो चंपू की नहीं है कि चंपू आधा गद्य में लिखा जाता है आधा पद्य में। ठीक, प्रविधि से कहानी लिखने की प्रविधि अलग है, उपन्यास लिखने की प्रविधि अलग है। महान कहानीकारक हुए हैं रूस के, रूसी भाषा के चेखव। उन्होंने किसी से पूछा था, किसी ने पूछा था कि कहानी में किस चीज पर आप फोकस करते हैं, तो उन्होंने कहा था जो कहानी में अगर दीवार पर लटकी हुई बंदूक है तो फुटनी चाहिए। हाँ?
दीवार पर अगर बंदूक लटकाई हुई कहानी में दिखाई है तो कहानी के अंत में वो फुटनी भी चाहिए, फुटनी भी चाहिए, अगर फोड़ना नहीं है तो दिखाओ ही मत। करेक्ट, ये है प्रविधि और पद्धति। इन चीजों पर देखिए, बड़ा सौभाग्य है हमारा, ज्ञानी लोगों के साथ चर्चा करने में भी आनंद आता है, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रापोलेशन मिलता है। आप एक बात बताते हैं तो उधर से 3 आपको उसका सपोर्ट मिलता है। बहुत खूब। तो मित्रों, ये आकर बैठे हैं सब टेक्निकल वाले, तो मेथोडोलॉजी पर सवाल आधारित हो, पद्धतियों पर, तो उसका मेथोडोलॉजी होगा। और सिद्धांतों पर, साहित्य के सिद्धांत होते हैं ना, यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सिद्धांत है, ठीक है। तो सिद्धांत वगैरह पर कोई सवाल आधारित हो, भक्ति काव्य का क्या सिद्धांत था, क्यों सगुन को निर्गुण से अलग माना गया, निर्गुणवादियों के क्या सिद्धांत थे, सगुणवादियों के। भक्त कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण। भक्त को न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, जन्म निर्म रघुनाथ रति यह वरदान नाम, ये उसका सिद्धांत है। बहुत से महात्मा प्रवचन करते कहते मुक्ति मिलेगी। महाराज, भक्त को मुक्ति चाहिए ही नहीं चाहिए, आप क्यों दे रहे हैं ऐसा। तो सिद्धांतों के, साहित्य के सिद्धांतों के ऊपर अगर आपका सवाल आधारित हो तो यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्शन में डालिए। इसी तरह से रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स है, लेखकों का साहित्य की कृतियों से संबंध होता है, ठीक है। कृतियों का विशेष विषयों से संबंध होता है। मित्रों, आपको मैं बताऊं कि हिंदी में दोहा छंद जो है वो वीरता, श्रृंगार, खास करके श्रृंगार और उपदेश के लिए ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और छप्पे छंद वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये कि फॉर्म का कंटेंट से रिलेशन पाया जाता है। इंद्र जिम पर बार पर रावण सदन राज है, औन वारी बाह पर शंभु गतिना पर दौल धस्र बाह पर रामा गुजरात। रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स, इनके ऊपर अगर आपका सवाल है तो आप ये डायमेंशन डालिए। सांगठनिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, फॉर्मेट के, खास करके महाकाव्य की रचना के सिद्धांत होते हैं। इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना, संवाद, उसमें नगर का वर्णन होना चाहिए, विवाह का वर्णन होना चाहिए, युद्ध का वर्णन होना चाहिए, हाट बाजार का वर्णन होना चाहिए। ये सांगठनिक सिद्धांत है। ये अगर नहीं है तो महाकाव्य नहीं, राइट। इसी प्रकार साहब, अब ज्यादा लेवल हाई हो गया, आपके सामने है कि आपके सवाल का फोकस, स्ट्रेस जिस डायमेंशन पर हो, अभी की चर्चा की रोशनी में आप कल उसी डायमेंशन को, उस सवाल के लिए अपना डायमेंशन क्लिक करेंगे। वैसे ये फिर मुद्दा उठेगा जब हम करने चले, फिर हम भी रहेंगे यहाँ। कल शनिवार है, फिर भी आना है, सारे हमारे मित्र रहेंगे और ऑन स्पॉट फिर इसका हम सलूशन करेंगे। और जैसा कि हमने कहा 10-15 मिनट में खुद आप जो है इसके ढर्रे को पकड़ लेंगे, है ना। आपने ये सब करके बैठे हैं, सिर्फ एक नए फॉर्मेट में आपको करना है, बस, इसके अलावा और कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे टेक्निकल मित्र शामिल हैं, अब जो है ये इंटरफेस को दिखाएंगे आपको, कैसे उस पर काम करना है, कैसे उसका लिंक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल।